अब देखो, अभी तक हमने क्या कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया कि सिचुएशनिज्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेरिएबिलिटी क्या होती है और सिचुएशन का कितना हैवी रोल होता है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पैटर्न को शेप करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। क्या होता है एट्रीब्यूट्स का मतलब, जल्दी बताओ मुझे। अभी बताया था मैंने। हाँ, पर पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कह लो, यही होता है ना साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो अगर हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, देखो वर्ड क्या दे रखा, टॉपिक क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की असेसमेंट, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल यार। देखो, आप दूध को लीटर्स में नाप सकते हो, है ना। आप चीनी को केजीज में नाप सकते हो। आप अपने आप को हाइट में और आपका एक पर्टिकुलर वेट है उस चीज में नाप सकते हो। लेकिन यार जिस चीज को मैं देख ही नहीं सकता, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर ना बड़ी सारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइकोलॉजिकल फीचर्स है, जरा मुझे निकाल के दिखाना, जरा मुझे नाप कर दिखाना। नहीं, नहीं हो सकता ना। अच्छा, मैं आपसे ये भी तो नहीं बोल सकता ना, आप समझ के देखना इस बात को, फनी है थोड़ा सा, लेकिन ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि आज आप 2 किलोग्राम ना खुश लग रहे हो, आज आप 3 लीटर दुखी लग रहे हो। ये भी तो नहीं बोल सकता मैं आपसे। तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यार मेजर तो करना ही, मतलब करा तो जाता ही होगा ना कैसे कि, वरना ये सब्जेक्ट है क्यों। अगर मेजर, अगर जिस चीज को मेजर ना करा जाए तो उस चीज में इसका मतलब हम देख ही नहीं सकते, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सिचुएशन का असर होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिकमा होता है। कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होता ही है ना किसी ना किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए साइकोलॉजी में। तो हम लोग यही जानेंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती कैसे है। असेसमेंट मतलब साइकोलॉजिकल फीचर्स की मेजरमेंट कह लो, या कह लो कैलकुलेशन। ये कैसे होती है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप 3 फुट ना आज बहुत खुश लग रहे हो कल से, आज आप में ना 15 लीटर एंग्जाइटी बढ़ गई है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता, उसके लिए कुछ स्केल होनी चाहिए। मैं, हाँ, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप पहले से लंबे हो गए हो, हाइट मेजर करी जा सकती है। आप पहले से पतले होते चले जा रहे हो, एज कंपेयर टू पास्ट आपका वेट मेजर करा जा सकता है। सारी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, लेकिन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कैसे करा जाए तो उसको हम लोग आज जानेंगे कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट करी कैसे जाती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है ये। देखो, जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स कह लो, एक ही बात होती है। ये चीज़ मैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक चीज़ साइड में लिख लेना वैसे, ताकि बार बार दिक्कत ना आए। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ट्रेट, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेरिएशंस। ये मिलते जुलते टर्म है सारे के सारे, ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको मिलते जुलते टर्म है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना बार बार। एट्रीब्यूट्स भी कह लो, एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे हम लोग ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग छू नहीं सकते, जिनको टच नहीं करा जा सकता, जिनको मेजर नहीं करा जा सकता, लेकिन फिर भी मेजर करने की कोशिश करें। जैसे ग्लोबल कंसेप्ट, ग्लोबल कंसेप्ट मतलब क्या, हाईली ग्लोबल कंसेप्ट मतलब क्या, कि जो चीज़ यूनिवर्सल है, लेकिन अब इसको मेजर कैसे करा जाए। ये चीज़ ना सब जगह दिख रही है, पूरी वर्ल्ड में दिख रही है, 200 की 200 कंट्रीज में। क्या एग्जाम्पल देखो, हैप्पीनेस, खुशी, दुख, एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, कुछ भी मतलब, ठीक है, एनीथिंग। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं यहां पर, देखो, दे आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमेना लाइक टाइम टेकन टू रिएक्ट टू अ स्टिमुलस। एक पर्टिकुलर इवेंट कोई हो गया,
अब और आपने कितना टाइम लगाया उसमें रिएक्ट करने के लिए, मतलब कितना टाइम आपको लगा? मैं इसको अगर एक एग्जांपल दे दूं, गुदगुदी करी मैंने आपके, टिकलिंग करी। अब किसी किसी को भाई गुदगुदी भी फील नहीं होती यार, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, उनको कुछ फील नहीं होता। अच्छा ये भी होता है, गुदगुदी का भी एक फंडा होता है, अगर आप गुस्सा हो ना तो आपको फील नहीं होगी, ये अगर आप चिढ़ गए ना और ज्यादा कोई आपके करे तो आप चिढ़ भी जाओगे, चिल्ला दोगे आप। तो एक तो ये छोटा सा एक एग्जांपल हो गया, और हाईली ग्लोबल कंसेप्ट्स लाइक हैप्पीनेस, अभी दोनों साइकोलॉजिकली तो हैं, ये दोनों साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स नहीं हुए क्या, कि एक पर्टिकुलर इवेंट आया और आपको कितना टाइम लग रहा है उसे रिएक्ट करने में। और खुशी, अब खुशी की भी तो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, या तो आप इतने खुश हुए कि आप रो ही पड़े, खुशी के आंसू। मुझे ही नहीं आया आज तक भाई खुशी के आंसू, मैंने देखा ही देखा सर टीवियों पे। ये क्या, मैं भी फील करना चाहता हूँ इन खुशी के आंसुओं को। कहीं कहीं लोग ना, पता क्या होता है, जैसे कोई घर आया होता है ना, तो उसके जाने के बाद रो देते हैं। मैं कहा अभी अभी तो तू पूरी सब्जी खा रहे थे यार तुम लोग यार। मैं कहा इतनी जल्दी, मैंने कहा तुम लोग बहुत अच्छे कैरेक्टर हो यार, मतलब मैंने कहा डेली सोप्स देख देख कर यार, मैंने कहा बहुत बड़ी एक्टिंग आती है तुम्हें, मुझसे नौटंकी नहीं होती। तो अब इन सारे साइकोलॉजिकल कैटेगरी, जैसे हम कोई बोलते नहीं यार ये बहुत चतुर है, ये बहुत तेज है, ये बहुत चुगलखोर है, ये हमें पता तो लग पा रहा है, लेकिन मेजर कैसे करें? तो वो यही बोल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है काउंट करना और स्पेसिफाई करना नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को जिनको हम लोग असेस कर सकें, मतलब मेजर कर सकें। तो इसके लिए एक टूल यूज होता है साइकोलॉजी में, वैसे तो असेसमेंट कहीं पर भी यूज होता है असेसमेंट का, क्योंकि मतलब ही यही होता है, मेजरमेंट और कैलकुलेशन। तो साइकोलॉजी में जो चीज यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। असेसमेंट एक ऐसा पहला स्टेप होता है, एक मिनट रुकना इसको मिटा देते हैं। असेसमेंट एक ऐसा पहला स्टेप होता है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। किसी भी पर्सन की किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का, हैप्पीनेस। खुशी एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है ना, फिजिकल एट्रीब्यूट तो नहीं है। आप अपनी खुशी निकाल कर दे सकते हो क्या थोड़ी सी मेरे को? नहीं ना। अब तो ये वाली चीज़ ना इतनी महंगी है, चाहकर भी मत देना किसी को। तो असेसमेंट एक पहला ऐसा स्टेप है कि जो हमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स। लिखो, डिफाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सेकेंड पार्ट में लिखना व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो, असेसमेंट क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताते जा रहा था, हम लोग जैसे आपकी हाइट को असेस कर सकते हैं, आपके वेट को असेस कर सकते हैं, आपके फीचर्स को असेस कर सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को असेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं है असेसमेंट। मैंने इसलिए असेसमेंट क्वेश्चन आपको क्या लिखवाया, मैंने असेसमेंट तो लिखवाया ही नहीं, मैंने आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट लिखवाया ना मैंने आपको। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, जब आप साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करते हो इंडिविजुअल्स के, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। लेकिन सवाल फिर वही आ गया, इसने तो दोबारा वहीं फंसा दिया, डिबेट तो आगे कैरी हो ही नहीं पाई हमारी। ये फिर से बोल रहा है मेजरमेंट, डेफिनेशन के अंदर फिर से बोल रहा है मेजरमेंट। तो भाई कंप्लीट तो कर, कैसे मेजर करेंगे ये भी तो बता। तो वो सीखते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हमें मेजर करना है और उनको इवेल्युएट करना है कि पर्सन अगर हैप्पी है तो कितना हैप्पी है, पर्सन अगर दुखी है तो कितना दुखी है, उसको एंग्जाइटी होती है तो किस हद तक होती है। तो हम ये करेंगे कैसे, ये मेजरमेंट और इवेल्युएशन? इसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं, यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। और इनसे फिर हमारी मदद क्या होती है, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मिलते हैं कंपैरिजन के। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, मैंने एग्जांपल क्या लिया था अभी, हमने हैप्पी का एग्जांपल लिया था, हैप्पीनेस का, है ना। यार कोई कोई पर्सन आपने देखा कि हंसते हुए एहसान करता है, उसकी हंसी पूरी होती ही नहीं, ऐसा लगता है डरा रहा है साला, शक्ल ही ऐसी होती है। कोई कोई होते हैं इतना खुलकर हंसते हैं कि भैया मतलब आसपास वाले देखने लग जाते हैं क्या हो गया, इसको पागल वागल तो नहीं हो गई है।
तो हंसी के भी तो बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं। इंस्टाग्राम पे आप किसी किसी की हंसी देखो, उसको देखकर हंसी आ जाएगी, किसी को हंसते हुए देखो मूड खराब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, मेजर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं मल्टीपल मेथड्स का यूज करके कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को पर्सन के असेस करा जा सके, मेजर करा जा सके, इवेल्युएट करा जा सके बड़े सारे मेथड्स का यूज करके, और ताकि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स आ सके जिसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर भी कर सकें कि हैप्पीनेस अगर इंडिविजुअल ए में है तो वो बी से कितनी वेरी करती है, वो सी से कितनी वेरी करती है, वो डी से कितनी वेरी करती है। हैप्पीनेस के भी तो एक क्राइटेरिया होता है ना। जैसे अगर आप हंस रहे हो किसी बात पे, तो कभी कभार मम्मियां मूड खराब नहीं कर देती हैं बेफालतू की बात पे, देखियो की करते हंसी जाती है, इतनी बड़ी हो गई है, तेरे को अकल नहीं है ना। अब हमें हंसी आ रही है, तुम्हें बात समझ में नहीं आई तो तुम्हें नहीं आ रही हंसी। स्टैंड अप कॉमेडी बस्सी की देखी हमने, मतलब मान लो हम हंस रहे हैं उसको, दादी हमारी दादी दादा को समझ में आ जाएगी ये वाली चीज़ है, वो हंसेंगे इतना जितना हम समझ रहे हैं, नहीं ना, वही वाली चीज़ मार और पड़ेगी बल्कि बस ये वीडियो देखकर तो एनी एट्रीब्यूट विल सेट टू एग्जिस्ट इन अ पर्सन, मतलब कोई भी क्वालिटी, कोई भी फीचर, साइकोलॉजिकल फीचर की बात हो रही है, कोई भी साइकोलॉजिकल फीचर, कोई भी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती हुई तभी मानी जाती है अगर हम उसको मेजर करें यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। अब ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स कैसे होती है यही हम सीखेंगे आगे चलकर। जैसे वो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एग्जांपल यूज मत करना, ऐसे सर सुन लो। एक पर्सन है हरीश, वो माना जा रहा है कि वो बहुत डोमिनेंट है। डोमिनेंट समझते हो ना, जो डोमिनेट करता है दूसरों को, अपनी बात मनवाना, अपनी पहले पहले क्या जाना, सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनना, बदतमीजी से बात करना। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हरीश डोमिनेंट है तो वो एक पर्टिकुलर डिग्री में डोमिनेंट होगा कि उसमें दिखा होगा सामने वाले को कि यार ये मेरे को बोलने नहीं देता, ये अपनी अपनी बात बोलकर मुझे सुना देता है, मुझे चुप करा देता है। दिस रेफर्स टू डिग्री ऑफ डोमिनेंस। अब अलग अलग चीजें भी तो हो सकती है ना डोमिनेंट की। अब डोमिनेंट कैसे, जैसे मतलब मान लो यार आप मुझसे छोटे हो, आपका भी सोने का मन कर रहा है, लेकिन आपको क्लास फिर भी लेनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं डोमिनेंट अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैंने आपके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं बना रखा ना कि तुम अगर मेरी क्लास नहीं लोगे मैं तुम्हारी मम्मी को फोन कर दूंगा, पापा को बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नहीं ना। तो यहाँ पर भी हमारे बीच में भी डोमिनेंस है, लेकिन मेरी डोमिनेंस क्या है कि इट इज इन द टर्म्स ऑफ लिबर्टी इन फ्रीडम, है ना। कैसे कि जब तक आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, मतलब वो करके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, लेकिन कैसे भी कर ये मेरी डोमिनेंस है कि हमारा यहाँ पर टाइम, मेरा टाइम देने का और आपका बैठने का एक ही पर्पस है कि आपके मार्क्स आने चाहिए, आपका एडमिशन होना चाहिए, समझ गए। तो ये स्टेटमेंट कि हम जब कह रहे हैं हरीश इज डोमिनेंस, ये स्टेटमेंट इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि हमारी खुद की असेसमेंट क्या है हरीश को लेकर कि वो उसके अंदर कितनी डोमिनेंस की भावना है। डोमिनेंस एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि कशिश ना बहुत डोमिनेटिंग लड़की है यार, जब से इससे मेरी दोस्ती हुई है साला मतलब तबाही छा गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर से थोड़ी सी डोमिनेंट क्वालिटी को निकाल लूँ, मैं खींच लूँ, ये हो सकता है? बताओ जरा। नहीं हो सकता ना, ये चीज़ है। अब असेसमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। ये एग्जांपल वाहियात था इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस एग्जांपल का यूज़ मत करना, ठीक है। मूड खराब कर दिया इस एग्जांपल ने मेरा असेसमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है इनफॉर्मल असेसमेंट, एक होती है फॉर्मल असेसमेंट। तो इसलिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन का पार्ट दिया था ना, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। तो आप ऊपर तक तो अपना वो लिख लोगे, एग्जांपल जरूर ऐड करना सब जगह पर, चाहे ये एग्जांपल या कोई और एग्जांपल जो भी आपको मिला आप ऐड जरूर करना। बिना एग्जांपल में आपको सच बता रहा हूँ आपके सिर्फ 80% मार्क्स आएंगे, फुल आएंगे, और आपको वो लेना ही है फुल मार्क्स एग्जांपल का यूज कर करके, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं फॉर्मल असेसमेंट की। फॉर्मल असेसमेंट ना ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज होती है और ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। आपने वो सुना होगा ना 11th क्लास में, आप वो कहते थे कि कुछ कुछ चीज़ें लेबोरेटरी कंडीशंस में होती हैं, कुछ कुछ मतलब ऐसी हो जाती हैं फ्रैंकली, मतलब वो करके, है ना। ऑब्जर्वेशन के मेथड्स वगैरह आपने 11th क्लास में थोड़े बहुत कवर करे होंगे। अच्छा, आपका कोर्स कैंसिल हो गया था मेरे ख्याल से, कुछ कुछ चैप्टर्स कट गए थे एंड के, है ना। लेकिन फिर भी आपने ये तो सुना ही होगा इनिशियल चैप्टर्स के अंदर कि कुछ कुछ जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, वो लेबोरेटरी कंडीशंस में करे जाते हैं, बिल्कुल एक माहौल बनाकर, कुछ कुछ ऐसे ही कर दिए जाते हैं, है ना, कि नेचुरल वे में पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है ना। फॉर्मल असेसमेंट आपको क्या लग रहा है, वर्ड से ही लग रहा है फॉर्मल तरीके से होगा। तो इसके लिए क्या होता है कशिश, एक पर्टिकुलर सेट और कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही प्रिपेयर करा जाता है, पहले से ही प्रिपेयर करा जाता है ये ऐसे। इसी के बेसिस पर सारे लोगों को सिमिलर वे में वही टेस्ट दिया जाता है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो यही होता है ना कि ये कॉमन पेपर सब में बटेगा, और ये एक पर्टिकुलर
फॉर्मल तरीके से बनाया गया है तो इसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा और ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, पहले से प्रिपेयर करा जा चुका है ये। समझ गए? तो फॉर्मल असेसमेंट से अगर हमें किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जानना होता है तो हम क्या करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने कुछ ना क्राइटेरियाज ऑलरेडी रखे हुए हैं। जैसे पास्ट में जितने इतने सालों की, इतने ईयर्स की, 50 साल 100 साल से जब से साइकोलॉजी चल रही है तब से जो भी आ, देखा गया है इंसानी बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर पैटर्न के बारे में, तो उनके लिए कुछ कोड्स बना रखे हैं। जैसे आप इस साल बड़े सारे टेस्ट करोगे, आरपीएम है ना, एमपीआई, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, आपने शायद से टेस्ट सुना होगा। ये सब ऑलरेडी, जैसे वो नहीं होता कि एक डिजाइन दे रखी होती है, सिर्फ एक जगह वो मिसिंग होती है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं कि इनमें से कौन सी डिजाइन फिट होगी, उसको कहते हैं रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, है ना, रेवंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब ये टेस्ट से तो ऑलरेडी देखो, एक बार बताओ ना, आपके सामने थोड़ी ना बनाया जा रहा है कि कशिश आएगी, कशिश की पर्सनैलिटी के लिए आरएसपीएम देंगे हम उसको, नहीं, ऑलरेडी ये डिजाइंड है। तो ये फॉर्मल असेसमेंट हुई क्या नहीं हुई कि यहाँ पर इसके बेसिस पर, और आपने इसको सॉल्व करा होगा तो आपने देखा होगा जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं ये फिट करने के लिए वो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, फिर आपकी स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग के बेसिस पर आपको बोला जाता है फलानी ऐसी पर्सनैलिटी है, वैसी पर्सनैलिटी है ना। तो फॉर्मल असेसमेंट होती है ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड। बात करते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट की। इनफॉर्मल असेसमेंट कैसी होती है? इनफॉर्मल असेसमेंट वेरी करती है फ्रॉम केस टू केस एंड फ्रॉम वन असेसर टू अनदर असेसर। इसके लिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, केस टू केस वेरी करती है। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मेरे सामने आए तो आपको मैं अलग तरीके से ट्रीट करूंगा, कोई और आए तो अलग तरीके से ट्रीट करेगा, कोई और आए मेरे सामने तो मैं उसको अलग तरीके से ट्रीट करूंगा, मेरी जगह कोई और होगा। असेसर मतलब जो आपका टेस्ट ले रहा है, जो आपको असेस कर रहा है, असेसर टू असेसर भी वेरी करेगी कि यार मेरा आपसे इंटरेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम का है, ऑलमोस्ट हमें 1 साल क्या कहते हैं एक दूसरे को जाने हुए हो सकता है, तो मुझे आपके बारे में बहुत सारी पर्सनैलिटी चीज़ों को डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई और आएगा तो हो सकता है फर्स्ट इंटरेक्शन के बेसिस पर आप दुखी हो, क्यों हो, मुझे अगर रीज़न बताया कि आप दुखी क्यों होते हो, आप खुश कब होते हो, क्या नहीं होते हो, वो हो सकता है वो जजमेंटल हो जाए और आपको कुछ अलग रैंकिंग दे दे। समझ गए? इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से। तो देयर फोर इट इज ओपन टू, जो इनफॉर्मल असेसमेंट होती है ना, जब यहाँ पर देखो, जब ये केस टू केस वेरी कर ही रही है और यहाँ पर वन असेसर टू अनदर असेसर ये वेरी कर रही है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डैड इनफॉर्मल असेसमेंट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन मतलब क्या? जो असेसर है वो अपने आप से कुछ भी डिसाइड कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना जस्ट, कि कोई और अगर मेरी जगह आएगा तो हो सकता है वो आपके कुछ और समझ के, आपकी पर्सनैलिटी के किसी डायमेंशन को कुछ और समझ के आपको कुछ और अदर रैंकिंग दे दे, कुछ और समझ ले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, है ना। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अब देखो ना, इनफॉर्मल असेसमेंट पता है क्या होता है कशिश? यार आपसे कोई मिला, पूरी बात जानी भी नहीं और आप उसको एक्सप्लेनेशन दे भी नहीं रहे थे, ठीक है, उसने बस आपको मतलब वो जज कर दिया कि ये लड़की ऐसी है, लड़का ऐसा है, ये फलाना डिकमा ऐसा है, ये मैं इस ये बहुत अखड़ू है, ये बहुत वो है। लेकिन ये होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब क्या होती है? गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जो चीज़ें लोगों के ऊपर कमेंटबाजी चल रही होती हैं, ऐसा समझ जाओ आप इसको। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी ट्रेनिंग हो रखी होती है कि वो फॉर्मल असेसमेंट को कैसे यूज करेंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है? मैंने आपके पर्सनैलिटी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी, यार तुम्हें तो जब देखो तुम्हें तो रूठना ही होता है, तुम्हें तो जब देखो कलेश मचानी होती है, तुम्हें तो जब देखो यार बेफालतू में हंसती रहोगी, मैंने ऐसी कोई वो कर दिया, मतलब वो करके, है ना। तो इसका मतलब क्या, मैं इनफॉर्मल तरीके से बस जैसे आप मेरे सामने बिहेव कर रहे हो वैसा मैं आपके ऊपर वो कर रहा हूँ और अपने मूड के हिसाब से मैं आपको वो जज कर रहा हूँ। तो ये देखो ना, केस टू केस। फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कल को आके, यार सॉरी यार मेरा मूड यार ऐसा था, मुझे सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। केस टू केस यहाँ पर ये इनफॉर्मल असेसमेंट वो करते हैं जो मतलब फॉर्मल असेसमेंट नहीं करते। फॉर्मल असेसमेंट के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे आप आगे देखोगे एक वर्ड आएगा हमारे कोर्स में आगे, मैंने उस दिन आपको बताया भी था यूपीएससी वाली क्लास में, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड, याद है ना, कि साइकोलॉजिस्ट कैसा भी बिहेव करे, वो कैसे भी गाली, सॉरी साइकोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट का क्लाइंट जो है वो कैसे भी बिहेव करे, उसको गाली गलौज कुछ भी करे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट में एक संयम होता है, एक सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो उसको जज नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कि यार देखो आपने स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो, आपको कोई डिसऑर्डर है, आपने मुझे मुक्का मारा, तो मैंने कहा मुक्का मारेगी साली, खिंचा के मैंने चाटा मार दिया आपके बींगा साइकोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब भाई मेरी ट्रेनिंग नहीं हो चुकी है पूरी, है ना। पेशेंट पेशेंट फिर डिफरेंस ही क्या रह गया आप में और मेरे में, पेशेंट होने में, दोनों ही दोनों के दोनों पेशेंट तो हैं, इसका मतलब ये चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है जो कि आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि बहुत एग्जांपल देगा हरीश के और स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करते थे, और इस पैराग्राफ को आप सेफली काट सकते हो। ऊपर आ जाओ, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा, देखो। सिर्फ सारी चीज़ें छोड़कर जितना मैं डिस्कस करा बस उतना ही क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक पॉइंट तो वहां से लिखना जो मैंने आपको बताया ना कि असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और उनकी इवेल्युएशन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, है ना? आप यहां से भी लिखना है इस डेफिनेशन को, ये देखो। साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स, मतलब ये हवा में नहीं होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स को फॉलो करा जाता है। क्यों करा जाता है भाई? क्या पर्पस है इन प्रोसीजर्स का? इनका पर्पस ये है इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने का, ताकि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स की एबिलिटीज को, उनके बिहेवियर को और उनकी पर्सनल क्वालिटीज को क्या कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, जान सकें। तो ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो और ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। मुझे ये वाली थोड़ी सी ठीक लगती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो ये आप आपकी मर्जी, नंबर किसी में नहीं कटेंगे, डोंट वरी। ये आपको समझ में है ना? सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर का मतलब पता है क्या है? देखो, वो आपको नीचे अभी क्या बोल रहा था कि असेसमेंट जो होती है वो दो तरह की होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। लेकिन याद रखना एक बात, साइकोलॉजिकल असेसमेंट ना हमेशा फॉर्मल होगी, क्योंकि इनफॉर्मल होगी तो एक बात बताओ मुझे, फिर तो मैं सूडो साइकोलॉजिस्ट हूं, है ना? इसका मतलब मेरे पास डिग्री विग्री नहीं है, मैं तो हवा में बातें कर रहा हूं। अगर आप परेशान हो, आपने एकदम से फर्स्ट मीटिंग में मेरे पे जोर की चिल्ला दिया, ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई डिसऑर्डर हो, कोई बात आपको सता रही हो। तो मैं जजमेंटल क्यों हो रहा हूं इतना ज्यादा कि मेरे ऊपर चिल्ला के चली गई, इसको तो मैं बताऊंगा। ये तो ऐसे तो वो लोग करते हैं जिनकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो रखी होती है साइकोलॉजिस्ट की, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। साइकोलॉजिस्ट, जो अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा, उसको ये गाइडलाइन गिवन होती है, ही और शी विल नेवर रिएक्ट। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने थ्री इडियट्स देखी है? करीना कपूर उसको मना नहीं कर पाती, वहां पर एक टर्म यूज होती है हिपोक्रेटिक ओथ, है ना? आमिर खान कहता है ना कि हिपोक्रेटिक, तुम लोग वो डॉक्टर शपथ लेते हो, तुम अपने पेशेंट को मना नहीं करोगे कभी। अब हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रहे हो, मतलब मान लो जैसे, और आप फिर कल को मैं डॉक्टर बन गया और आप मेरे हॉस्पिटल में, मैं कहूँगा यार इसको तो यार मारना ही है, मैं तो नहीं करूंगा इसका इलाज। बीइंग अ बीइंग अ डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर, इट इज माई ड्यूटी कि कोई भी आ जाए तो वो आपको इलाज करना ही है। आपने एस्पिरेंट देखी है? ज, जब वो पहले एपिसोड के अंदर जब वो रो रहा होता है छत पे खड़े होकर रात को, मतलब इन द सेंस कि अपनी बातें सुना रहा होता है, रोते रोते कि यार यहाँ पर वाली अंकल, चाय वाला, सब लोग जज करने लग जाते हैं मुझे, वो कहता है कल को तुम्हें इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी बनने के बाद, है ना? तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। अच्छी लगी साइकोलॉजी, मतलब 11 या 12th क्लास की जैसे भी हमने स्टार्ट करी, पक्का, है ना? तो कुछ हम डोमेन्स जानेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।